मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, B.Com भाग 1 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक गणित विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय औसत एवरेज पर अपना दृश्य श्रव्य व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह व्याख्यान 3 भागों में होगा। पहले भाग में हम औसत के परिचय के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों में औसत की गणना किस तरह की जाती है, उससे संबंधित नियमों व कुछ प्रश्नों को लेकर उसे हल करेंगे। व्याख्यान के दूसरे भाग में हम भारित औसत, वेटेज एवरेज एवं सामूहिक औसत कंबाइंड एवरेज के नियमों की चर्चा करेंगे और साथ ही उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। व्याख्यान के तीसरे भाग में हम औसत से संबंधित विविध प्रश्नों को लेकर इस पूरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, औसत व्यावहारिक गणित का एक हिस्सा है। व्यावहारिक गणित के प्रश्न अनेक तरीकों से हल होते हैं, तो इसी तरह औसत के प्रश्न भी अनेक तरीकों से हल होते हैं। सभी तरीके सही हो सकते हैं, बशर्ते वह स्पष्ट और परिभाषित हो, अन्यथा वह सही हो। औसत का अर्थ जान लें। 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक टेस्ट लिया गया, जांच परीक्षा। उसमें विभिन्न विद्यार्थियों ने पृथक अलग अलग अंक हासिल किए। अब पूरे विद्यार्थियों के अंकों को इस तरह याद रखना संभव तो नहीं होगा। यदि हमें पूरी कक्षा का परफॉर्मेंस पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? उन सभी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का योग कर लेंगे और उसे विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित कर देंगे। प्राप्त भागफल उस परीक्षा में, उस जांच परीक्षा में उस कक्षा का औसत प्रदर्शन होगा। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि औसत वह मूल्य है जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता है। सूत्र रूप में औसत बराबर सभी राशियों या पदमूल्यों का योग बटे राशियों या पदमूल्यों की संख्या, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। औसत के गुण। औसत सुपरिभाषित एवं सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। औसत का एक निश्चित मान होना चाहिए। निश्चित मान से तात्पर्य यहाँ पर, जैसे हमें औसत प्राप्त होता है किसी वर्ग के रूप में, या औसत प्राप्त होता है 1 से अधिक अंकों में, तो यह निश्चित नहीं है। इसी तरह औसत में स्थिरता का गुण होना भी आवश्यक है। स्थिरता से तात्पर्य यह है कि वह न्यूनतम या अधिकतम मूल्यों से प्रभावित न हो। औसत सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब श्रेणी के सभी मूल्यों को वहाँ पर जो अवसर है वह मिलना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बीजगणितीय गुणों के कारण औसत का उपयोग विभिन्न विश्लेषणों में किया जाता है सामान्य तौर पर, अतः यह भी औसत का एक गुण है। औसत के कार्य। समंकों का सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। जैसे हमने उदाहरण जो लिया था पूरी कक्षा की जांच परीक्षा का, अब सभी के प्राप्तांक यहाँ पर प्रदर्शित करें पृथक पृथक, तो पूरी कक्षा के प्रदर्शन पर उसका जो चित्र है प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। तो समंकों का सरल एवं संक्षिप्त तो जो हम औसत निकाल लेते हैं तो वह उस कक्षा के प्रदर्शन को व्यक्त करता है।
तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना। औसत तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक होता है। तुलनात्मक अध्ययन से अभिप्राय, जैसे मान लीजिए 2 कक्षा हैं पृथक पृथक, बीकॉम भाग 1 की 2 सेक्शन हैं और दोनों सेक्शन में किस सेक्शन का परफॉर्मेंस अच्छा है यह हमें जानना है। तो क्या करना होगा, दोनों कक्षाओं के परिणामों का औसत निकालकर हम उसकी आपस में तुलना कर सकते हैं। संपूर्ण समूह का ज्ञान एक ही बिंदु से, यही बात यहाँ पर परिलक्षित हो जाती है कि पूरे समूह का ज्ञान, पूरे सेक्शन का ज्ञान एक ही बिंदु से, मतलब उस कक्षा का परफॉर्मेंस किस तरह का है। सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता करना। आगे जब आप सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि इस औसत का उपयोग आगे चलकर विषमता या विचलन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। औसत के कुछ दोष भी हैं, उसकी सीमाएं भी हैं। कभी कभी औसत आंकड़ों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी बैटिंग करते हैं। मान लीजिए कोई एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बाकी सभी खिलाड़ियों ने बहुत कमज़ोर परफॉर्मेंस वहाँ पर दिया है। लेकिन जब हम पूरी टीम का औसत निकालते हैं तो वह औसत बाकी खिलाड़ियों के कमज़ोर प्रदर्शन को ढक लेता है। तो औसत यह कहा जा सकता है कि वह सही प्रतिनिधित्व कभी कभी नहीं करता। हास्यास्पद परिणाम, जैसे व्यक्तियों की संख्या का दशमलव में ज्ञात होना। भ्रमात्मक निष्कर्ष, प्राप्त निष्कर्ष कभी कभी भ्रमात्मक होते हैं। जैसे हम 3 फर्मों का उदाहरण ले लें। विगत 3 वर्षों का औसत लाभ दिया हुआ है। तीनों फर्मों में औसत लाभ की राशि समान है। लेकिन जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि पहली फर्म ऐसी है जिसका लाभ लगातार इन 3 वर्षों में कम होता जा रहा है। एक फर्म ऐसी है, दूसरी फर्म, जिसके लाभ में स्थिरता है, और तीसरी फर्म ऐसी है जिसके लाभ में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। तो तीनों फर्में तो समान नहीं हो सकती ऐसी दशा में। जिस फर्म लाभ में लगातार वृद्धि हो रही है उस फर्म की भविष्य में संभावनाएं ज़्यादा हैं। अतः केवल औसत के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना कि तीनों फर्मों का परफॉर्मेंस समान है, यह भ्रमात्मक निष्कर्ष है। श्रेणी में किसी मान के अज्ञात होने पर गणना संभव नहीं। बीच का कोई एक मान अज्ञात हो तो हम ऐसी दशा में औसत की गणना नहीं कर सकते। अवलोकन द्वारा निर्धारण संभव नहीं है। औसत का निर्धारण केवल अवलोकन करके यह संभव नहीं हो पाता है। गुणात्मक मूल्यों में औसत अनुपयुक्त हो जाता है। जैसे बुद्धिमत्ता या सुंदरता इत्यादि का मापन करना हो तो यहाँ पर औसत उपयुक्त नहीं है। संकेत के रूप में औसत की गणना के लिए हम यहाँ पर औसत मतलब x बार, उससे हम इसको संबोधित करते हैं। यहाँ n पद मूल्य हैं। पद मूल्यों को क्रमशः x1, x2, x3 xn तक पद मूल्यों की कुल संख्या है n। तो औसत की गणना किस तरह होगी? पद मूल्यों का हम योग कर लें, जितने पद मूल्य हैं सबको जोड़ लें और पद मूल्यों की संख्या से डिवाइड कर दें। पद मूल्यों का योग कहलाएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, यहाँ पर औसत के बराबर होगा। जहाँ पद मूल्यों की बारंबारता भी हो, साथ में फ्रीक्वेंसी, बारंबारता या उसकी आवृत्ति, वहाँ पर औसत की गणना पद मूल्यों के साथ साथ उनकी आवृत्ति का गुणा किया जाता है। जिस पद मूल्य से संबंधित आवृत्ति उसका आपस में गुणा। इस तरह f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, इस तरह fk इंटू xk डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश डैश fk। इस तरह इनका योग होगा। यदि हम गुणनफलों का योग करें तो सिग्मा fx कहलाएगा और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का योग करें यह कहलाएगा सिग्मा f। तो सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n भी हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं
उपयोग कर सकते हैं। अन्य संबंध मतलब औसत से संबंधित कुछ और जो फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उनकी हम चर्चा कर लें। औसत बराबर, जैसे आपने पहले देखा, राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, या सूत्र रूप में इसे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यदि हमको राशियों को जोड़ ज्ञात करना हो तो देखिए ये मुख्य सूत्र है। यदि ये आपको याद है तो आप बाकी फार्मूले को वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। राशियों का जोड़ ज्ञात करना है तो आपको राशियों की संख्या को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बराबर राशियों की संख्या गुणा औसत बराबर हो जाएगा राशियों का जोड़, सम ऑफ आइटम्स। राशियों की संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, तो ऐसी दशा में राशियों के जोड़ को हम औसत से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय x बार, मतलब औसत। एक प्रश्न ले लें हम। 7 भवनों की ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर तथा 18 मीटर है। भवनों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम थोड़ी सी और चर्चा कर लें। औसत ज्ञात करने के लिए 3 तरह की श्रेणियां, यदि श्रेणियों के माध्यम से ज्ञात करना है, 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जहां पर पदमूल्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनकी कोई बारंबारता नहीं होती है। खंडित श्रेणी जहां पदमूल्यों के साथ उनकी बारंबारता भी होती है। और सतत श्रेणी जहां पर श्रेणी में एक निरंतरता बनी रहती है, वहाँ पर जो पदमूल्य होता है वह एक वर्ग में होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, इस तरह पूरे सभी पदमूल्य वहाँ पर शामिल होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिया गया है वह वस्तुतः व्यक्तिगत श्रेणी का है। यहाँ पदमूल्य हैं और सभी पदमूल्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, उनकी कोई बारंबारता नहीं है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर केवल पदमूल्यों का योग ज्ञात कर लें। पदमूल्य हैं 12 धन 13 धन 14, इस तरह से ये जो मीटर में है संख्या, इनका टोटल कर दें। और ये कितने पद हैं? 7 पद हैं। हम 7 से उसको डिवाइड कर दें, टोटल हो जाएगा इनका 105/7, अर्थात उत्तर होगा 15 मीटर। भवनों की औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 15 मीटर। एक और प्रश्न लेकर चलें। एक व्यक्ति किसी कंपनी के अंशों में प्रति माह 1,500 रुपये विनियोजित करता है। उसने 6 महीने में अंशों को 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये तथा 30 रुपये प्रति अंश की दर से खरीदा। इस अवधि में उसके द्वारा खरीदे गए अंशों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। जब प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं तो पहले इस बात पर गौर कर लेना चाहिए कि जो सूचनाएं हमें दी गई हैं वे सूचनाएं किस किस तरह की हैं। क्या पदमूल्य और आवृत्ति दी गई है? यह आवश्यक नहीं कि हमेशा पदमूल्य और आवृत्ति दी जाए। पदमूल्य की पहचान क्या होती है? हमेशा यह ध्यान रखें कि औसत किसका ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, औसत मूल्य क्या ज्ञात करना है। इसका मतलब जो मूल्य है अर्थात जो प्रति अंश दर है वह पदमूल्य होगा। तो यहाँ पर जो प्रति अंश दर 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, यह x को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, यहाँ पर f मतलब फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता, मतलब 10 रुपये वाले अंश कितने उसने खरीदे, कितनी बार खरीदे, कितने खरीदे, तो इसकी बारंबारता कहलाएगी। यहाँ पर हमें प्रश्न में खरीदे गए अंशों की संख्या नहीं दी गई, बल्कि केवल विनियोजित राशि, प्रति माह विनियोजित राशि 1,500, 1,500 इस तरह से हमें दी गई है। यदि हमें दर पता है, विनियोजित राशि पता है, तो विनियोजित राशि को हम दर से विभाजित कर दें तो अंशों की संख्या हमें मिल जाएगी। यह अंशों की संख्या वास्तव में ये फ्रीक्वेंसी है। तो जो राशि दी गई थी वो फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि ये अंशों की संख्या और फ्रीक्वेंसी, अंशों की संख्या और दर, इनका आपस में गुणा है। मतलब यह कौन सी राशि है? fx है।
तो हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ा, f ज्ञात करना पड़ा। अब औसत का निर्धारण कैसे होगा, fx का टोटल कर लें। हर महीने उसने 1500 रुपये के अंश खरीदे थे, कुल मिलाकर 6 महीने में कितने खरीदे, 9000 रुपये के। कुल कितने अंश उसने हासिल किए, पहले महीने 150, फिर 125, फिर 100, फिर 75, 60, 50, इस तरह से कुल 560 अंश उसने क्रय किए। अंशों का औसत मूल्य कुल विनियोजित राशि 9000 बटे अंशों की कुल संख्या 560, या सूत्र रूप में सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। 9000 बटे 560 बराबर 16.07। वर्गीकृत श्रेणी के लिए समांतर माध्य की गणना, एक वर्ग के भीतर में आप जैसे जानते हैं असंख्य मूल्य होते हैं। कौन सा पद मूल्य कितनी बार आया यह ज्ञात नहीं होता है, तो ऐसी दशा में माध्य ज्ञात करने के लिए यह मान लिया जाता है कि आवृत्तियां संगत वर्ग के मध्य बिंदु पर केंद्रित हैं, अतः प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करना आवश्यक होता है। मध्य बिंदु अर्थात उसको हम कहते हैं माध्य मूल्य। माध्य मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का योग कर लें और उसको 2 से विभाजित कर दें, प्राप्त फल माध्य मूल्य होगा। या यदि वर्गांतर समान है तो वर्गांतर का आधा कर लें और उसे न्यूनतम सीमा में जोड़ें या अधिकतम सीमा में घटाएं। इस तरह भी माध्य मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। माध्य मूल्य ज्ञात करने के बाद दिए गए सभी वर्गों का माध्य मूल्य ज्ञात करने के पश्चात माध्य मूल्य एवं संबंधित आवृत्ति का गुणा किया जाता है। m1, m2, m3, mn, f1, f2, f3, fn, इनका आपस में गुणा कर ले तो गुणनफल यहाँ पर सिग्मा fm डिवाइडेड बाय यहाँ पर सिग्मा f, m के स्थान पर x का भी प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न लेकर चलें, औसत ज्ञात करें। वर्ग दिया हुआ यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 एंड 60, 70। आवृत्ति दी गई है इनकी क्रमशः 6, 13, 24, 41, 20, 12 और 7। सबसे पहले तो हम जो प्रश्न हमें दिया हुआ है उसे हम कॉलम के अनुसार पहले वर्ग का कॉलम बना लें, 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से 60, 70 तक। संबंधित आवृत्ति उनके बाजू में लिख लें। वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला अंक माध्य मूल्य हम ज्ञात कर लें। 0 to 10 का माध्य मूल्य क्या होगा, 5 होगा। 10 to 20 का माध्य मूल्य क्या होगा, 15 होगा। 20, 30 का माध्य मूल्य होगा 25। इसी तरह सभी का माध्य मूल्य ज्ञात कर लें। और यदि हमको प्रत्यक्ष रीति से हल करना है तो आवृत्ति और माध्य मूल्यों का आपस में गुणा करते हुए, मतलब यहाँ पर f और x, माध्य मूल्य को x से संबोधित किया जाता है fx, तो fx ज्ञात कर लें। fx का टोटल कर लें, यहाँ पर टोटल आ गया 4275 और f का टोटल कितना हुआ 123। औसत की गणना कैसे होगी, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, या 4275 बटे 123 बराबर 34.76। यह प्रत्यक्ष रीति कहलाती है जिसमें आवृत्ति और माध्य मूल्यों का आपस में गुणा होता है। अंक बड़े हो जाते हैं कई बार, और जब बड़ी गणनाएं होती हैं तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए शॉर्टकट रीति का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट रीति में हम आगे की प्रक्रिया क्या करते हैं, माध्य मूल्य तक ज्ञात करने के बाद माध्य मूल्य में से किसी एक माध्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं। सामान्य तौर पर आवृत्ति का जमाव जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ कल्पित माध्य आसपास मान लेते हैं। हम यहाँ पर 35 कल्पित माध्य मान लें। अब कल्पित माध्य से बाकी माध्य मूल्यों का विचलन ज्ञात कर लेते हैं। 35 से 35 का विचलन क्या होगा, 0। 35 से 25 का विचलन ऋण 10। 35 से 15 का विचलन ऋण 20। 35 से 5 का विचलन ऋण 30। इसी तरह आगे की ओर 35 से 45 10, फिर 35 से 55 20 और 35 से 65 30।
अब माध्य मूल्य इस कॉलम का कोई हमारे पास औचित्य नहीं रहा, बल्कि उसको रिप्रेजेंट करने वाला कॉलम यहाँ पर dx बन गया। अब प्रश्न हल करने के लिए आवृत्ति और dx इनका आपस में गुणा होगा। तो ऋणात्मक गुणनफल जहाँ होगा उनका योग अलग प्राप्त कर लें और धनात्मक गुणनफल का योग अलग प्राप्त कर लें। अंतर निकाल लें दोनों का। यहाँ ऋणात्मक 680 आया और धनात्मक आया 650। अंतर निकाल लें, अंतर ऋण 30। फार्मूले में थोड़ा सा संशोधन हो जाएगा। x बार इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर एज्यूम्ड एवरेज से है, कल्पित माध्य से है, x प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इज इक्वल टू 35। हमने x यहाँ पर माना था 35, तो 35 प्लस माइनस 30 अपान 123 या 35 माइनस 0.24, जब इसको आप सॉल्व करें ये 0.24 आ रहा है, इज इक्वल टू 34.76। धन्यवाद।